पहाड़ी गांव बर्फपुर इस साल ऐसी ठंड से घिरा था जो लोगों की हड्डियों तक में उतर रही थी। बर्फ कई दिनों से लगातार गिर रही थी, जैसे आसमान ने रोज नया कहर ढालने की कसम खा ली हो। और इस ठंड के बीच सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था रामू का छोटा गरीब परिवार। टेंट के बाहर बर्फ इतनी जमा थी कि दरवाजे के पट भी ठीक से खुल नहीं पा रहे थे। भीतर सीता पतली सी रजाई ओढ़ कर चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि बार बार चूल्हे की लौ लड़खड़ा रही थी। सीता के हाथ नीले पड़ चुके थे, उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन उसकी चिंता अपने हाथों की नहीं थी, उसकी चिंता थी गुड़िया जो टेंट के कोने में दुबकी बैठी थी। अम्मा, बाहर बहुत ठंड है, क्या बाबा जल्दी घर आएंगे? सीता ने रोटी पलटते हुए सबसे पहले पास जाकर अपनी बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। बस बिटिया, बाबा आते ही होंगे, तू घबराना मत, मैं हूँ तेरे साथ। गुड़िया ने सीता से लिपटते हुए सिर टिकाया। उसके शरीर की ठंड सीता तक पहुंच रही थी और सीता का दिल जैसे कसता जा रहा था। वो चूल्हे के पास बैठी कांपते हाथों से रोटी सेकती रही। कुछ देर बाद टेंट का कपड़ा हिला। सीता तुरंत बाहर की ओर देखती है और उसे रामू दिखाई देता है। सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठा, कपड़े गीले और पैरों में कुछ भी नहीं। सीता का दिल चीर गया। रामू, तू फिर नंगे पैर बर्फ में गया था, कितनी बार मना किया है। रामू मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर होठों की दरारों में दर्द झलक रहा था। जूते तो टूट ही गए थे सीता, पहन भी लेता तो गीले होकर और ठंड लगती। सोचा लकड़ी जल्दी ले आऊं, गुड़िया को ठंड लग रही होगी। सीता की आंखें भर आईं। गुड़िया अपने बाबा को देखकर दौड़ पड़ी, लेकिन ठंड की हवा उसके छोटे बदन से टकराई तो वो पीछे हट गई और रोने लगी। रामू झटपट नीचे बैठा और बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी जान, रोती क्यों? बाबा आ गए ना, अब आग भी जलेगी और तू गर्म भी हो जाएगी। बाबा, बहुत ठंड, बहुत। रामू का दिल जैसे पिघल गया। सीता रोटी बनाते बनाते रो पड़ी। रामू, ये ठंड इस बार जान ले लेगी किसी की। ना ठीक से खाना, ना कपड़े, ना छत। मेरे बच्चे का क्या होगा? रामू चुप रहा, क्योंकि सच यही था। ठंड इतनी थी कि अगर लकड़ी खत्म हो गई तो आग बुझते ही मौत आसपास मंडराने लगेगी। वो सीता की ओर देखकर धीमे से बोला, सीता, जब तक मैं हूं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी, वो खुद न जाने कितने डर दबाए बैठा था। अचानक टेंट का पर्दा खुला। नारायण काका अंदर आए, उनके साथ ठंडी हवा भी घुस आई। रामू बेटा, गांव में लकड़ी और राशन की कमी होती जा रही है, तू जानता है ना? रामू ने सर हिलाया। सीता डर से उनके बादल जैसे शब्द सुन रही थी। पास के पहाड़ पर एक पुरानी झोपड़ी है, सुना है उसमें थोड़ा सूखा सामान है, शायद लकड़ी भी। अगर हिम्मत हो तो जा सकता है। सीता तुरंत बोल पड़ी, नहीं काका, इतनी ठंड में वो पहाड़, रामू नहीं जाएगा। सीता, अगर मैं नहीं गया तो रात गुजारना मुश्किल होगा। गुड़िया को आग की जरूरत है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ कह नहीं पाई। मैं जल्दी लौट आऊंगा। रामू पहाड़ की चढ़ाई पर चल पड़ा। बर्फ उसकी पिंडलियों को काट रही थी। हवा चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, टेंट में ठिठुरती गुड़िया और रोती हुई सीता। वो बर्फ में संघर्ष करता रहा। पेड़ों की सूखी टहनियां चरमराती थीं, हवा हूं हूं चिल्लाती थी और आसमान से बर्फ के टुकड़े ढेर हो रहे थे, तेजी से गिर रहे थे। रामू अपने कांपते हुए होठों से खुद से बोला, मुझे लौटना ही होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। अचानक कहीं से एक आवाज आई, बचाओ। रामू चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा। एक सूखी झाड़ी के पास उसे हरिया दादा गिरे पड़े मिले। उनका पैर मुड़ा हुआ था। अरे दादा, ये क्या हुआ? बेटा, लकड़ी लेने आया था, पैर फिसल गया, अब उठ भी नहीं पा रहा हूँ। रामू के मन में जैसे बवंडर सा उठा। उधर उसका परिवार आग बिना ठिठुर रहा था और इधर सामने हरिया दादा पड़े थे, जिनको छोड़ना इंसानियत नहीं थी। उसने बिना सोचे हरिया दादा को अपने कंधे पर उठा लिया। रामू बेटा, तू परेशान होगा, मुझे छोड़ दे, अपनी लकड़ी ले और जा। दादा, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो मैं इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहूंगा। हरिया की आंखों में आंसू भर आए। रामू उन्हें उठाकर चल पड़ा।
और बर्फ पर उसके पैर और गहराई तक धंसते गए। कई घंटों बाद वो हरिया दादा को लेकर गांव पहुंचा। सारा गांव इकट्ठा हो गया। नारायण काका हरिया को देखकर हैरान रह गए। अरे रामू, तूने तो हरिया की जान बचा ली। बेटा, ये तूने कैसे कर दिखाया? रामू थका हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, काका, मैं लकड़ी लेने गया था, पर इंसान को छोड़कर लकड़ी नहीं ला सकता था। गांव वाले भावुक हो गए। जब रामू अपने टेंट पहुंचा, सीता बाहर भागी। वो डर से कांप रही थी। रामू, तू ठीक है? तू इतना देर क्यों लगा दी? मुझे लगा। मैं ठीक हूँ सीता, बस हरिया दादा मिल गए थे, उन्हीं को उठाकर लाया। रामू, तू कितना बड़ा दिल रखता है, पर मैं हर पल डर जाती हूँ कि तुझे कुछ हो ना जाए। जब तक तुम दोनों हो मैं कैसे टूट सकता हूँ? टेंट में गुड़िया कांप रही थी। उसकी रगों में ठंड उतर चुकी थी। रामू घबरा गया। सीता, गुड़िया का शरीर कितना ठंडा हो गया है। रामू, लकड़ी खत्म हो गई है, आग बुझने वाली है। रामू हिल गया, लेकिन तभी नारायण काका फिर आए, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उनके पीछे गांव के लोग थे, हाथों में लकड़ियां, रजाई, खाने के बर्तन, दवाइयां। रामू, तूने गांव के बुजुर्ग की जान बचाई है। गांव तेरा कर्जदार है। हम तुझे और तेरे परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीता की आंखें भर आईं। गुड़िया को गर्म रजाई में लपेटा गया। आग तेज जलाई गई, खाना पकाया गया। आग की गर्म लपटों ने टेंट भर दिया। गुड़िया सीता की गोद में सो गई। रामू ने पास बैठकर दोनों को देखा। उसकी आंखें नम थीं। सीता, आज समझ आया, ठंड बड़ी है, पर इंसानियत उससे भी बड़ी। सीता ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। और हमारा प्यार सारी मुसीबतों से बड़ा है रामू। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। बाहर बर्फ गिरती रही, लेकिन टेंट के अंदर गर्माहट थी, प्यार की, उम्मीद की और इंसानियत की। कहानी का सिख, ठंड का कहर, ये सिखाती है कि मुसीबतें सब पर आती हैं, लेकिन प्यार, इंसानियत और सहयोग से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू का हरिया दादा को बचाना और सीता का अपनी बेटी को सुरक्षित रखना, ये दिखाता है कि सच्ची मानवता सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी ये भी बताती है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्यार और इंसानियत से भरा दिल ही सबसे गर्म होता है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो। आलमपुर गांव में सर्दी अपने चरण पर थी। हवाएं मटरन हो रही थीं और लगातार बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। रामू का परिवार ठंड और बारिश से बहुत परेशान था। उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे जानलेवा ठंड और बारिश में उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी लालची व्यापारी रहता था। ये व्यापारी बहुत ही लालची और चालाक माना जाता था। एक दिन वह अपने व्यापार के काम से शहर जा रहा था। ठंडी हवा और बारिश में चलते चलते वह थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफ़र के दौरान उसकी सोने से भरी एक कीमत पोटली कहीं गिर गई। गांव पहुंचने पर उसने घंटों अपनी थैली की तलाश की, पर थैली का कोई पता नहीं चला। अंत में उसने गांव में घोषणा करने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, सब आलमपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। एक कीमती थैली जो सोने से भरी थी रास्ते में खो गई है। जो भी इस थैली को ढूंढकर लाएगा उसे व्यापारी जी की तरफ से अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। इसलिए सब लोग ध्यान से खोज में लग जाओ। अरे यह व्यापारी क्या हमें बेवकूफ समझता है जो हम इस भयानक ठंड में उसकी पोटली ढूंढते फिरें? और तो और अगर उसे ढूंढ कर दे भी दें तो भी यह व्यापारी इतना कंजूस है कि एक पैसा तक नहीं देगा। सही कहा भाई। अगर मुझ वह पोटली मिल भी जाए तो भी मैं उस बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों दूं? इस कड़कड़ाती ठंड में हम अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी चीज ढूंढें और बदले में यह कंजूस व्यापारी एक पैसा भी न दे। मैं तो ऐसी खबर कानो कान भी नहीं होने दूंगा। अगर पोटली मिली तो चुपचाप उठाकर अपने घर रख लूंगा। न किसी को पता चलेगा और न ही व्यापारी को। पूरे 3 दिन बीत गए और व्यापारी की सोने के सिक्कों वाली पोटली का कहीं कोई पता नहीं चला।
थक हार कर व्यापारी उस घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वह थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है। सालों भर रात दिन मेहनत करके मैंने वे पैसे जमा किए थे। अगर मुझे वह पोटली नहीं मिली तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए व्यापारी जी, कोई ना कोई आपकी पोटली जरूर ढूंढ लेगा। हाँ, अगर किसी ने मुझे पोटली वापस कर दी तो मैं उसके मेहनत का एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा, लेकिन अगर किसी ने चालाकी दिखाई तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। उधर रामू की पत्नी राधा अपनी पड़ोसन के साथ बैठी थी। राधा, ये ठंड तो अब जानलेवा बन रही है। मेरे घर में खाने का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हाँ बहन, मेरा हाल भी तो तेरे जैसा ही है। इस ठंड और बारिश ने तो जीना हराम कर रखा है। रामू तो बस दिन भर खेतों में काम करता रहता है, परंतु एक पैसे का भी पता नहीं चलता। बस किसी तरह घर का गुजारा ही हो पाता है। मन तो करता है इस गांव को छोड़कर कहीं और जा बसें। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में सारा काम बिखरा पड़ा है। इतना कहकर पड़ोसन अपने घर वापस चली जाती है और उधर से रामू हारा बेचारा सा अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी से कहता, राधा, मैं तो आज बिल्कुल टूट गया हूँ। काम करते करते इतनी थकान हो गई है कि खड़े होने की ताकत भी नहीं बची। लग रहा है जैसे पूरा शरीर जवाब दे रहा हो। आप इतना काम करते हो, फिर भी आपको आपकी मजदूरी का सही दाम नहीं मिलता। आप जमींदार की जमीन पर खेती करना छोड़ क्यों नहीं देते, या फिर उससे साफ साफ कह दो कि मजदूरी बढ़ा दे, नहीं तो अब दूसरा काम ढूंढ लो। तू ठीक कहती है राधा, अब हालात ऐसे नहीं रहे कि यूं ही कम दाम पर काम करता रहूं। कल ही जमींदार से बात करूंगा, अगर उसने मजदूरी नहीं बढ़ाई तो मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अब और नहीं सहा जाता। इतने में वहीं जमींदार भी आ पहुंचा। उसने रामू को थका हारा देखा और भारी आवाज में कहा, रामू, इस बार बहुत पानी पड़ा है, इसी कारण खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। तुम जल्दी से खेत का पानी निकाल दो और ठीक से खेती कर देना। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं किसी काम के सिलसिले में। काम समय से निपटा देना, समझे? जमींदार जी, काम तो मैं कर दूंगा, पर एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे मेरी मजदूरी का सही दाम नहीं मिलता। अगर काम समय से कराना है तो पहले मेरी मजदूरी बढ़ानी होगी। अब पुराने दाम पर काम करना मेरे बस में नहीं रहा। अरे रामू, तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं तो तुझे पहले से ही 2 अशर्फियां दे रहा हूं और अब तू चाहता है कि मैं तेरी मजदूरी और बढ़ा दूं। मजदूरी जितनी है मैं तुझे उतना ही दाम दूंगा। मैं तो तुझे मेहनती समझता था, लेकिन तू तो लालची निकला। 2 अशर्फियों में मुझे बहुत से मजदूर मिल जाएंगे। इतना कहकर जमींदार गुस्से में वापस मुड़ता है और सीधा चला जाता है। तभी रामू अपनी पत्नी से कहता है, राधा, मैं अब दूसरा काम ढूंढने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि इस मजदूरी से हमारा घर चल पाएगा। यूं मेहनत करके भी अगर पेट न भरे तो ऐसी मजदूरी का क्या फायदा। इतना कहकर रामू नए काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा ही रहा था कि तभी एक कुएं के पास उसे एक पोटली मिलती है। वह सोचने लगता है कि आखिर ये क्या है, और जैसे ही वह पोटली को उठाता है, पता चलता है कि वह पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। इसे देखकर वह एकदम घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो कितने सोने के सिक्के हैं। अगर मैं इन्हें रख लूं तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो सकती है। बच्चे भूख से नहीं तड़पेंगे, घर में रौनक आ जाएगी और हम भी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। जिसकी पोटली गिरी होगी वह कितना परेशान होगा। कौन जाने किसी जरूरतमंद को किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए हो। नहीं, मुझे यह पोटली जल्दी से जल्दी वापस कर देनी चाहिए। रामू घबराते हुए घर वापस जाता है। वह बिल्कुल बेचैन हो गया था। शायद उसने जिंदगी में कभी इतने सोने के सिक्के एक साथ नहीं देखे थे। घबराहट में जैसे ही वह घर पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी चौंक कर कहती है, अरे, आप वापस क्यों आ गए? क्या कोई बात है? आप ठीक तो है ना? जल्दी बताइए, मेरा दिल बेचैन हुआ जा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम बेचैन मत हो, सब ठीक है। और ये देखो, मैं रास्ते से जा ही रहा था कि मुझे कुएं के पास सोने से भरी एक पोटली गिरी मिली। न जाने किस जरूरतमंद की गिर गई होगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है।
इससे शायद हमारी गरीबी दूर हो सकती है। अरे नहीं, हम इस पैसे को नहीं रख सकते। हमें तो ये भी नहीं पता कि किसका पैसा गिरा है। अगर कोई अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने जा रहा हो और उसका पैसा रास्ते में खो गया हो तो, या फिर कोई और जरूरतमंद हो जो अभी परेशान बैठा हो, इसलिए हमें मालिक को ढूंढकर ये सोने के सिक्के वापस करने चाहिए। इन सिक्कों के लिए मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर पता लगा लेते हो कि यह पोटली किसकी है, तब तुम इसे वापस कर देना। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक कोई नहीं मिलता तो यह हमारा हो जाएगा। ठीक है भाग्यवन। दो दिन और बीत गए, लेकिन अभी तक जमींदार की सोने से भरी पोटली का कोई सुराग नहीं मिला। बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिरकार जमींदार ने गुस्से और चिंता में अपने आदमी से कहा, अबे तुमने अच्छा से ऐलान करवाए थे या नहीं? अभी तक कोई मेरी पोटली लेकर नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। वो पोटली मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मालिक, मैंने तो ऐलान अच्छा सही करवाया था। शायद अभी तक किसी को मिला ही नहीं, इसलिए कोई लेकर नहीं आया। हाँ, ऐसा ही होगा शायद। एक काम करो, तुम दोबारा ऐलान करो जाकर। कह देना कि जिसने मेरी पोटली लाकर मुझे दी, मैं उसे पूरी पोटली के आधे सोने के सिक्के इनाम में भेंट दूंगा। लेकिन मालिक, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका तो घाटा हो जाएगा। आधी पोटली के सिक्के दे देने से तो आपकी अपनी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अरे मैं कोई इतना बड़ा मूर्ख हूं क्या जो पोटली का आधा सोना दे दूं? जिसने भी वो पोटली लाकर देगा, मैं उसी को चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगा, ताकि मुझे उसे एक भी पैसा ना देना पड़े। समझे? दया दिखाकर मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। अरे वाह मालिक, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। जमींदार ने अपनी पोटली ढूंढने के लिए नई चाल चली। उसके आदमी ने सीधा गांव की पगडंडी पर खड़ा होकर जोरदार ऐलान लगाया, सुनो सुनो अलमपुर के वासियों, सुनो। जमींदार जी की पोटली जो भी लाकर देगा, जमींदार जी खुद अपने हाथों से उस पोटली में से आधा सोना इनाम के तौर पर भेंट स्वरूप देंगे। तो देर मत करो, अपनी किस्मत आजमाओ। कौन जाने आज ही तुरंत अमीर बनने का मौका मिल जाए। इस बार ऐलान की आवाज सीधे रामू के कानों तक पहुंच गई। ऐलान सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बुरी तरह घबरा गया। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से घबराई हुई आवाज में कहा, भाग्यवान, मुझे पता चल गया है कि यह पोटली जमींदार की ही है। हमें यह पोटली तुरंत वापस करनी होगी। मैं अभी जा रहा हूँ यह पोटली वापस करने। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें जमींदार का स्वभाव नहीं पता? अगर तुमने उसे उसकी पोटली वापस भी कर दी तो भी वो तुम्हें 1 पैसा तक नहीं देगा। नहीं, ये जिसकी संपत्ति है उसे ही मिलनी चाहिए। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना, अगर 1 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाए कि यह किसका है तो हम इसे वापस कर देंगे। इसलिए मैं यह पोटली लौटा नहीं जाऊंगा। राधा के लाख मना करने के बाद भी रामू ने ठान लिया कि अब वह जमींदार को उसकी पोटली वापस करके ही रहेगा, और बिना कुछ कहे चुपचाप पोटली हाथ में लिए जमींदार के पास पहुंच पड़ा। जैसे ही जमींदार सामने आया, रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, मालिक, ये लीजिए आपकी खोई हुई पोटली। मुझे ये रास्ते में उस कुएं के पास गिरी हुई मिली थी। जमींदार ने खुशी जताई और पोटली लेकर सिक्के गिनने लगा, और फिर चालाकी भरे लहजे में बोला, अरे रामू, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ तुमने अपने मेहनत का इनाम पहले ही निकाल लिया, क्योंकि इस पोटली में कुल 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं, लेकिन अब इसमें सिर्फ 50 हैं। इसका मतलब तुमने अपनी मेहनत का इनाम पहले ही ले लिया। खैर चलो, ऐसे भी मुझे देना ही था। अरे नहीं जमींदार जी, मैंने इस पोटली से एक भी पैसा नहीं निकाला। इसमें तो शुरुआत से ही 50 सिक्के थे। शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ओह, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं रामू? क्या तुम मेरे ही सामने मेरी इज्जत पर शक करोगे? ऐसा करके तुम मेरा नाम पूरे गांव में खराब कर दोगे। चले जाओ यहां से अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। नहीं जमींदार जी, अगर आप मुझे कोई इनाम नहीं देना चाहते तो मत दीजिए,
लेकिन कृपया मेरी ईमानदारी पर कलंक मत लगाइए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है रामू, तो इसका फैसला अब महाराज ही करेंगे। चलो देखते हैं कि सच में कौन ईमानदार है और कौन नहीं। इतना कहकर जमींदार ने रामू का हाथ पकड़ा और उसे सीधा महाराज के दरबार की ओर ले गया। महल पहुंचते ही वह तेज आवाज में बोला, महाराज, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मामला लेकर आया हूँ। मेरी सोने की पोटली खो गई थी और मैंने घोषणा की थी कि जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे पोटली के आधे सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। लेकिन महाराज, इस रामू ने पोटली तो लौटा दी, पर इसने पहले ही उसमें से 50 सोने की मुद्राएं निकाल ली हैं और अब यह कहता फिरता है कि इसने एक भी पैसा नहीं निकाला। महाराज, कृपया न्याय कीजिए। रामू, जमींदार क्या कह रहा है? क्या वह सच है? क्या तुमने पहले ही पोटली से 50 सोने की मुद्राएं निकाल ली या फिर कोई और बात है? हे न्याय के भगवान, शायद आप भी मेरी ईमानदारी से परिचित हैं। मैं कुछ पैसों के लिए अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा। मैं इस पोटली को बिना छेड़े सीधे जमींदार को वापस करने आया था, परंतु जमींदार का कहना है कि मैंने इसमें से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाल ली। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं निकाली। इसमें पहले से ही 50 ही स्वर्ण मुद्राएं थी। दोनों पक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। मेरे अनुसार यह पोटली जो रामू को मिली है वह जमींदार की नहीं है, क्योंकि इसमें 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जबकि जमींदार की पोटली में 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। मतलब इस पोटली का मालिक जमींदार नहीं है, इसलिए यह पोटली रामू के पास रहेगी। अगर 2 हफ्ते के अंदर इसका असली मालिक पता नहीं चलता तो यह पोटली रामू की ही हो जाएगी। महाराज का फैसला सुनते ही जमींदार का खून खौल उठा। वह चिड़चिड़ा सा हो गया और बिना कुछ कहे सीधे महल से बाहर निकल गया। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ इंसाफ किया और सच्चाई और अच्छाई का सिर झुकने नहीं दिया। रामू, मुझे साफ साफ पता है कि यह पोटली जमींदार की ही है, लेकिन उसने चालाकी दिखाई और गलत रास्ता अपनाया। इसी कारण मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। दरअसल उसकी चालाकी मैं उसकी शक्ल में ही देख चुका था जब वह महल के अंदर आया था। महाराज के इस न्याय के कारण रामू के अंदर सच्चाई और अच्छाई की नींव और भी मजबूत हो गई। उसका मन और भी दृढ़ हो गया कि हमेशा ईमानदारी और नेकी का पालन करना चाहिए। सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सरला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। ठीक है? अगली सुबह लखन मालिक के घर की तरफ चल देता है। लखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और हवा आती है, और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। लखन की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे लखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोंपड़े की मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या? सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रिया है। और सुन मेरी बात, काल से काम पर मत आइए, मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत कोन्या। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? लखन की इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मणिराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा लखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है।
लखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सरला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। लखन चाय की एक दुकान के आगे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेगी। लखन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे लखन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होंगी। लखन काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल लखन, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर लखन उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक लखन की नजर जा रही थी, सब तरफ पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढह कर बह गई थी। ये देखकर लखन को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा लखन जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सरला, तुम ठीक हो ना? मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ, चलो भाग्यवान निकालते हैं। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगना पानी घर में भर रहा था। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुन्नी मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह लखन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से लखन अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज सरला और लखन को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते लखन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है मुन्नी, और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, मंगत भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंगतू हमारी मदद जरूर करेगा, दोस्ती किस काम आएगी। वो दोनों अपनी बेटी को लेकर मंगतू के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और मंगतू के घर का दरवाजा खटखटा है। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी, बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप पकौड़े बनाओ। अरे लखन,
तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंटू भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई लखन, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ, माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगतू? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूं लखन, पर मैं नहीं रख सकता अभी। तुम कोई और जगह तलाश कर लो। लखन कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही मंगतू ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी, पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो लखन और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया था मैंने। बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, लखन तो आपका अच्छा दोस्त है ना? उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है, आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त, अब उसके पास न घर रहा न कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो ये आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर मंगतू बरसात के मजे ले रहा था, तो वही लखन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगतू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरला मुन्नी का माथा छूकर देखती है तो वो चिल्ला पड़ी, अजी मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं, अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते। हाँ भाई, लखनऊ हुआ बोल, का हुआ, कैसे आना हुआ इतनी रात में, काहे कुंडी बजाओ? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ, मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहां से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूं तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना, शाम होने से पहले। लखन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह लखन का दोस्त मंगतू वहां से गुजरता है। अरे भाई लखन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगतू भाई, वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मंगत मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे लखन और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना,
चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देखकर आता हूँ। लखन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वो गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सरला और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो लखन के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ माणकचंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद की। उस दिन लखन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए? आज? अरे भाग्यवान, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ माणकचंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ बापू, सही किया आपने। अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ जी मुन्नी, बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। लखन और सरला आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। लखन को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? लखन उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर लखन को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वो लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर लखन और सरला उस घड़े को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। लखन और सरला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ सरला, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वो खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। दरियापुर नामक गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। दिसंबर अब भी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छत सुबह की ओस की जगह बर्फ जैसी परत से ढकी पड़ी रहती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसे लगता था जैसे बादल की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड तो अमीरों के लिए मौसम सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा। यह कहानी भी ऐसे ही एक गरीब परिवार की है। रमू के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड कैसे बढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी जुल्म हो गया है।
लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में इतनी ठंड पहले कभी तो नहीं देखी। बाहर जाने का मन ही नहीं करता। ये ठंडी हवा तो ऐसे लगती है जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही हो। हाँ सरला, और देखो सूरज तो जैसे लुका छिपी खेल रहा है। पूरा दिन कोहरा छाया रहता है, कुछ दिखाई ही नहीं देता। लगता है कि ये ठंड और बढ़ती ही चली जाएगी। सच में इस बार की ठंड ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। पर तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ धनीराम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर थोड़ी गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सारला, काम तो करना ही होगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सरला, मैं चलता हूं, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा कर देंगे। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जिसे उसे बहुत कम पैसा मिलता था और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। दरियापुर गांव में हर साल ठंड का मौसम आता था, लेकिन इस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही भयावह थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सह लेते थे, लेकिन इस बार मौसम ने सबको मुश्किल में डाल दिया। ठंडी हवा के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते थे, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सुनसान रह गया था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। चिंटू के पापा, आज सिर्फ 2 ही रोटी बची हैं और राशन भी खत्म हो गया है, इसलिए आज एक रोटी आप खा लेना और आधी आधी रोटी बच्चों को खिला दूंगी। नहीं सरला, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती और ऊपर से दिन भी छोटा होने लगा है, इसलिए दिन में तो मैं अपनी चाय पीकर ही काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन ले आऊंगा। तुम दोनों बच्चों को एक एक रोटी खिला देना। सरला को पता था कि 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन हालातों के आगे वह मजबूर थी। उसके पास रोटी बांटने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। रामू दुकान जाने के लिए घर से बाहर निकलता है। बाहर बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। उसके पास पहनने को एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। धोती और कुर्ते में ही वह ठिठुरता हुआ रास्ते पर बढ़ा। तेज ठंडी हवा उसके जिस्म को चीरती हुई निकलती और रामू ठंड के मारे कांपता जा रहा था। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अपने आप को संभालते हुए रामू कड़कती ठंड में कब का कांपते हुए सुबह 6 बजे अपने साहब की दुकान पहुंच गया। आ गया तू? चल फटाफट बर्तन धो और अदरक वाली कड़कड़ाती चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। बर्फी से ठंडे पानी में बर्तन धोना रमू के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन कहते हैं ना, गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर रमू ने चाय बनाई और सभी ग्राहकों को चाय दे दी। चूल्हा जलने के बाद रमू को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रमू का बहुत मन हो रहा था कि वह भी 1 कप चाय पी ले। हे भगवान, बर्तन धोने के बाद तो मैं जैसे जम ही गया हूँ। क्यों ना मैं भी 1 कप चाय पी ही लूं। रमू ने 1 कप चाय मालिक को दिया और दूसरा कप चाय खुद पीने ही लगा था कि तभी मालिक की नजर उसके हाथ में पकड़ी कप पर पड़ गई। इसे देखते ही मालिक गुस्से से भड़क उठा। ये क्या रमू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो गलती हो गई। बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हाथ अपने आप बढ़ गए। आगे से कभी चाय नहीं पीऊंगा मालिक, कभी नहीं। ठंड लग रही थी और पकड़ा गया तो बहाना बना रहा है। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। न जाने तुम अब तक कितने कप चाय पी लिए होंगे। अब से रोज के 2 कप चाय तेरे पगार से काटूंगा, तब तुझे समझ में आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू कर देता है। बेचारा रामू सैलरी कट जाने के बाद से बहुत परेशान था। शाम को मालिक ने उसे आधी सैलरी दे दी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन कृपया मुझे पूरी सैलरी दे दीजिए। मैं सच कहता हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। पहनने के लिए मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, इसलिए बहुत ठंड लग रही थी।
इसीलिए मुझे थोड़ी ज्यादा ठंड लगी मालिक। अरे वाह, तुझे पूरी सैलरी भी दे दूं और मुफ्त में चाय भी पिलाऊं? क्या मेरे चेहरे पर मूर्ख लिखा हुआ है? चल भाग यहाँ से, और आज के बाद मेरी दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुफ्त खौरों की जगह नहीं है। मालिक ने रामू को काम से निकाल दिया। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधे तो आंखों से रोकर कुछ पैसे बचाकर राशन ले लिया और घर वापस आ गया। घर आकर जब उसने सरला को राशन दिया तो सरला ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? रामू ने सारा बात अपनी पत्नी को बता दिया। मालिक ने हमारी आधी पगार काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सरला, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी गर्म कपड़े खरीद लेना। ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप तो रोज पतले कुर्ते में काम करने जाते हो, आपको ठंड नहीं लगती होगी। दोनों बच्चों के पुराने स्वेटर अभी पहनने लायक हैं और मैं ज्यादातर चूल्हे के पास ही रहती हूँ, मुझे उतनी ठंड नहीं लगती। हमसे ज्यादा जरूरत आपको है, आप अपने लिए स्वेटर ले लीजिए। रामू उन पैसों से अपने लिए जाकर एक स्वेटर ले आया। उधर सरला जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठ जाते थे। सरला मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई काम मिल जाए तो। घर में बैठने से क्या होगा, वैसे भी इस बार तनख्वाह बहुत कम मिली है। जी ठीक है, जाइए, ठीक से जाइएगा, और हाँ, रात होने से पहले वापस आ जाइएगा, रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन काम की तलाश भी बहुत जरूरी थी। भैया, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कोई सा भी काम कर लूंगा, बस मुझे काम मिल जाए। अरे भाई, इस ठंड में मेरा काम खुद ही ठप पड़ गया है। आजकल तो मेरा अपना खर्चा भी ठीक से नहीं निकल पा रहा। मैं तुम्हें तनख्वाह कहाँ से दूं? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर मुझे काम ही नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? घर में राशन भी इतना ही बचा है कि मुश्किल से 10 दिन निकल पाएंगे। अब मैं क्या करूं? रामू यही सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ठंड बहुत है ना, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। ये मेरा थोड़ा सा सामान है, इसे मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है माताजी, चलिए, मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुँचाता हूँ। रामू सामान उठाता है और अम्मा के साथ चल पड़ता है। ये लो अम्मा, आ गया तुम्हारा घर। अम्मा, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता? हाँ बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है, बस ये एक लक्ष्मी है। ठंड बढ़ गई है ना, इसीलिए जंगल से कुछ लकड़ियां लेने गई थी। आते आते देर हो गई। वह तो शुक्र है भगवान का कि तुम वहां मुझे मिल गए। अच्छा अम्मा, अब आप लकड़ियां जलाकर आराम कीजिए, मैं घर जाता हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी को ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मैं ठीक से लक्ष्मी का ख्याल भी नहीं रख पाती हूँ। ठीक है अम्मा, अब आप इतना जोर दे रही हो तो आज से मैं आपकी लक्ष्मी का ख्याल रखूंगा। बेटा, इसे अच्छे से चारा खिलाना तो तुमको यह बहुत सारा दूध देगी। ठीक है, जैसा आप कहो, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रामू गाय को अपने साथ घर ले आया। जब सरला ने उसे गाय के साथ देखा तो उसने कहा, अरे ये आप किसकी गाय लेकर आए हो? रामू सरला को सारी बात बता देता है। बस इस तरह अम्मा ने लक्ष्मी को हमें दे दिया और कहा, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। सरला, सोच रहा हूँ जंगल से हरी हरी घास ले आऊं। अब तो रात होने ही वाली है, अगर लक्ष्मी को भूख लग गई तो हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप जल्दी से लक्ष्मी को कुछ खिलाने के लिए ले आइए। रामू जंगल की ओर निकल जाता है और लक्ष्मी के लिए ढेर सारा चारा लेकर आता है।
रामू ने लक्ष्मी को खाना खिलाया और लक्ष्मी ने ढेर सारा दूध दिया। परिवार के सभी लोग भूख से बेहाल थे, इसलिए ठंड के मौसम में सबने एक एक गिलास दूध गर्म करके पी लिया। सरला, अभी का गुजारा तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन कल मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। अगर काम नहीं मिला तो यह ठंड तो जान ले ही रही है, साथ ही भूख भी जान ले लेगी। अगर मैं एक बात कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानोगे? हाँ, बोलो। ये लक्ष्मी हमें दूध दे ही रही है, तो आप भी एक चाय की दुकान क्यों नहीं खोल देते? आप इतनी अच्छी चाय बनाते हो, लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस ठंड के मौसम में हमारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी। फिर न तो हमें भूख सताएगी और न ही ये ठंड। ये तुम बोल तो ठीक रही हो, लेकिन चाय की दुकान खोलने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। हमारे पास तो अभी खाने के भी पैसे नहीं हैं। फिर दुकान कैसे खोलें? आप एक बार श्याम चाचा से बात करके देखिए, शायद वह कुछ मदद कर दें। आप उनसे कह दीजिएगा कि कुछ दिनों में आप उनके पैसे लौटा दीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। कल सुबह ही श्याम चाचा से बात कर लूंगा। सुबह होते ही रामू उठता है और सीधे श्याम चाचा के पास जाता है। वह उन्हें अपनी पूरी बात बताता है और मदद की उम्मीद से उनके सामने अपनी परेशानी रखता है। चाचा, अगर आपसे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पैसा मैं जल्द से जल्द सूद समेत लौटा दूं। ठीक है रामू, तुम जैसे नेक इंसान पर मुझे भरोसा करने में कोई परेशानी नहीं है। आखिर मेरा बचाया हुआ पैसा अगर किसी के काम आ जाए तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर श्याम चाचा रामू को कुछ पैसे उधार के तौर पर दे देते हैं। रामू एक छोटा सा चाय का दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में रामू की चाय की दुकान सभी गांव वालों के दिलों में बस जाती है। लोग उसकी चाय को बहुत पसंद करने लगे थे। उसका कमाई भी काफी बढ़ गया था। सच में तुम्हारी चाय में जादू है। इस ठंड के मौसम में एक गिलास पीते ही दिन की शुरुआत एकदम कमाल हो जाती है। उसने श्याम चाचा को पूरा पैसा लौटाकर कठिन समय में मदद करने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। श्याम चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस कठिन समय में मदद की। अरे रामू बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समाज हम और तुम जैसे लोगों से ही मिलकर बनता है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये समाज चलेगा कैसे? जीवन में तुम्हें भी कभी ऐसा मौका मिले तो तुम भी किसी की मदद जरूर करना और उससे एक बात जरूर कहना, सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। अब रामू का परिवार खुशी और प्यार से रहने लगा। रामू ने कठिन समय में अपने हौसले और मेहनत से छोटी सी चाय की दुकान खोलकर सभी गांव वालों का दिल जीत लिया। उसने श्याम चाचा की मदद से अपने पैसों का सही उपयोग किया और दूसरों की मदद करने का संदेश भी सीखा। वह मालिक, जो पहले जलता और सख्त था, अब अपने खाली दुकान में अकेला बैठा रहता है, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। टीवी पर लगातार बारिश और बाढ़ की खबरें दिखाई जा रही थी। उधर मोहन काम करने के लिए शहर गया था। मोहन भी शहर के पास बसी निचली बस्ती में रहता था। एक दुकान के टीवी में चल रही खबर सुनकर वह काफी घबरा गया। आज की ताज़ा खबर, बारिश और बाढ़ का कहर लगातार तेज होता जा रहा है। निचली बस्ती में बसे घरों का अधिकतर सामान पानी में बह चुका है। यहाँ तक कि कई परिवारों के पास आटा, चावल, दाल, खाने पीने तक का सामान भी नहीं बचा है। कई लोगों को अपने रिश्तेदारों या परिचितों के घर जाकर शरण लेनी पड़ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि निचली बस्ती के लोग जल्दी से जल्दी अपने घर खाली कर रहे हैं। हालात हर मिनट खराब होते जा रहे हैं। भैया, ये खबर कितने देर पहले की है? अरे ये तो खबर सुबह की है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? हाँ भैया, मेरा भी घर निचली बस्ती में है, इसलिए थोड़ा चिंता में हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। राम राम। पता नहीं घर का क्या होगा। कब से सोच रहा था छत ठीक करवा लूं, पर क्या करूं, बरसात में कोई मजदूरी का काम ही नहीं देता। थोड़ा सामान खरीद कर घर ले जाता हूं। पता नहीं ज्यादा बारिश हुई तो खाने को भी कुछ मिलेगा या नहीं। रामू परेशान हाल अपने आप से बातें करता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर भी पानी भर गया था। मोहन के पास बस 100 से 200 रुपये थे, जिनसे वह कुछ खाने पीने का सामान खरीदकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को बाहर फेंक रहे थे। राधा, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कितनी देर से बारिश हो रही है?
रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ा रुक जाती तो घर का पानी भी थोड़ा कम हो जाता। चिंता मत करो राधा, अभी तो रात है। सुबह होते ही हम शहर की ओर चल देंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। राधा और रामू बहुत देर तक घर से पानी निकालने की कोशिश करते रहे। वे थक चुके थे लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर बाद आखिरकार बारिश रुक जाती है। माँ बाबू, बारिश रुक गया। अगर रुकी रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर से बारिश हुई तो हमें यह जगह खाली करके जाना होगा। ये लो, थोड़ा सा खा लो। जब से आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया। अरे रामू, जल्द से सामान बांध ले, पता नहीं हमें कब यहाँ से जाना पड़े। सब लोग बस्ती से बाहर बने बड़े पुल के पास जा रहे हैं। हाँ, बांधता हूँ। बस थोड़ा सा कुछ खा लूं। सुबह से कुछ नहीं खाया हूं। सुबह तक देखते हैं क्या होगा। अगर जरूरत पड़ी तो सामान बांध ही लेते हैं। जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। राधा सारा सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। उधर रामू बहुत थका हुआ था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे तुरंत नींद आ गई। बच्चे भी जल्दी ही सो गए। सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने देखा कि खटिया के चारों ओर पानी भर गया है और बाहर लोग भाग दौड़ मचा रहे हैं। अरे रामू, जल्दी चल रे भाई, बारिश से नीचे वाले इलाके में बाढ़ घुस गई है। सब लोग पुल की तरफ भाग रहे हैं। तू भी जल्दी निकल वरना फंस जाएगा। राधा, जल्दी बच्चों को उठा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जल्दी चलो। पूजा, बिट्टू, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। राधा, सारा सामान बाढ़ के पानी में भीग चुका है। अब कुछ भी ले जाना खतरे से खाली नहीं चलता। पहले अपनी जान बचाते हैं। तुम पूजा का हाथ पकड़ो, मैं बिट्टू का हाथ पकड़ता हूँ। जल्दी चलो। अभी बिट्टू का हाथ पकड़ने ही जा रहा था कि अचानक जोर की आवाज हुई। छत चरमराई और फिर एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। छत का भारी टुकड़ा सीधे बिट्टू के सिर पर आ लगा और बिट्टू वहीं उसी पल बेहोश होकर गिर पड़ा। सुनो जी, कुछ करो। बिट्टू के सिर से खून निकल रहा है और वो आंखें भी नहीं खोल रहा। तू घबरा मत राधा, मैं कुछ करता हूँ। बिट्टू को कुछ नहीं होगा। प्रचंड बारिश और उफनते पानी के बीच रामू इधर उधर दौड़ने लगा। वह लोगों से मदद मांग रहा था, किसी तरह बिट्टू को बचाने की कोशिश में। ओ भैया, तुम उधर जा रहे हो तो कोई डॉक्टर को भेज देना। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे भाई, इतनी बारिश में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम नीचे वाले इलाके में रहते हैं और डॉक्टर तो ऊपर वाले हिस्से में ही रहते हैं। भैया, यहाँ डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। एक काम करो, तुम पुल तक पहुँच जाओ, वहाँ शायद कोई मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। बाढ़ के पानी में रामू तैरता हुआ पुल के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था। उधर राधा रो रो कर बुरी हालत में थी। बिट्टू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घर में पानी भरा पड़ा था और खून से लथपथ बिट्टू बेहोश पड़ा था। कहाँ रह गए जी? जल्दी आओ। हे भगवान, बिट्टू का तो बुखार से शरीर तपता जा रहा है। अब बस आप ही का सहारा है। इन्हें जल्दी से भेज दो। रामू कैसे भी करके पुल तक पहुंचता है। वहाँ भी भगदड़ मची हुई थी। भैया, यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा क्या? आपने कोई आसपास डॉक्टर देखा है? अरे नहीं भैया, क्या तुम्हें लगता है कोई डॉक्टर मिलेगा? बाढ़ की वजह से यहाँ भगदड़ मची हुई है। हम तो गरीबों का हाल ही बुरा हो गया है। कहीं पर कोई डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा। भगवान, मदद करो, मुझ में गरीबों पर दया करो। अचानक भीड़ में से एक डॉक्टर ने रामू को रोते हुए देख लिया। राधिका, तुम बच्चों के साथ यहीं रहो। मुझे उस मजदूर पिता के साथ जाना होगा। लगता है उसका बच्चा बीमार है। पर इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नीचे वाले इलाके में बाढ़ का पानी ऊपर तक आ गया है। अगर आपको कुछ हो गया तो। राधिका, मैं डॉक्टर हूँ। हमारा फर्ज है कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी बेसहारा की जान बचाए। अगर आज मैं नहीं गया तो कल मैं अपने समाज और अपने पेशे से आंख नहीं मिला पाऊंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी आएंगे। तुम बच्चों को लेकर उनके साथ चली जाना। मैं जाना ही होगा। सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो। आप डॉक्टर हो? हे भगवान,
आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने एक डॉक्टर भेज दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, आप आगे कैसे जाओगे? आगे तो पूरा पानी ही पानी भरा है। चिंता मत करो, मुझे तैरना आता है, मैं तैर कर जाऊंगा। डॉक्टर रमेश को तैरना आता था, इसलिए वे रामू के साथ बड़ी मुश्किल से तैरकर उसके घर तक पहुंचे। बिट्टू की हालत बहुत नाजुक थी। जैसे तैसे पानी से भरे घर में जगह बनाकर डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। आसपास पानी भरा था, परेशानी ही परेशानी थी, फिर भी डॉक्टर ने हार नहीं मानी। अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने पूरी मेहनत से बिट्टू का इलाज किया। कुछ समय बाद बिट्टू को होश आने लगा। उधर बारिश भी थम चुकी थी और पानी धीरे धीरे घरों से उतरने लगा, लेकिन घर की हालत बेहद खराब थी। सारा सामान इधर उधर बह चुका था और लोग भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। घबराने की कोई बात नहीं रामू, मैंने सुरक्षा कर्मियों को फोन मिला दिया है। वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँच जाएंगे और नीचे की बस्ती वालों को पूरी मदद मिलेगी। बिट्टू को भी थोड़ी देर में पूरा होश आ जाएगा, उसे दवाई समय पर दे देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। जैसे ही डॉक्टर जाने लगते हैं, रामू उनके पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, पूरे समय में कोई भी इतनी मदद नहीं करता जितनी आपने हमारी की है। आपने हमारे घर के चिराग को बुझने से बचा लिया। रामू, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा था और कर्म करने की शक्ति मुझे ईश्वर देते हैं। उस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब घबराने की कोई बात नहीं है, बिट्टू बिल्कुल ठीक है। अब तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। डॉक्टर रमेश ने विपत्ति के समय रामू की मदद करके एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया। बाढ़ और बारिश ये प्रकृति की विपत्तियां हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन मुश्किल समय में यदि हम किसी मजबूर की मदद कर दें तो इससे बड़ा काम कोई नहीं। धीरे धीरे बारिश रुक गई और कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए। सभी गरीब परिवारों को नीचे की झुग्गी झोपड़ियों से सुरक्षित निकाल लिया गया और सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई। बारिश के कारण बहुतों के घर टूट गए, उनका कीमती सामान बह गया, मगर समय के साथ मौसम बदला, हालात सुधरे और फिर सब एक नए जीवन की पटरी पर लौट आए।